हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्वाणा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में कांस्टेबल सीरीज की हमने पहली क्लास लगाई थी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। इस क्लास में भी हम लोग कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। 10 क्वेश्चंस हैं टोटल और इनको क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप साथ साथ में सॉल्व करते रहना, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस चेक कर लेना। स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मैन इन्वेस्टेड 55,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। डाटा को नोट डाउन कर लिया करो याद से, इससे क्लैरिटी रहती है। तो मुझे पता चल गया कि यहां पे मेरा प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल है 55,000, रेट है हमारा 10% पर एनम और टाइम है हमारे पास 2 years। आपसे पूछा है अमाउंट बता दो, अमाउंट कितनी बनेगी। तो करना कुछ नहीं है, वैसे तो इसको सिंपली सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से लगा लो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। अगर वैल्यू पुट करते हो तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 55,000, रेट आ गया 10, टाइम आ गया 2 साल अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इस जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 5500 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 11,000। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों को 11,000 मिल रहा है। आपसे अमाउंट पूछा था तो याद रखना, अमाउंट हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो 55,000 प्लस 11,000, तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना आ जाएगा 66। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करने से अमाउंट बनता है, वो हमारा लास्ट में आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 66,000। फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल था, बहुत इजी था, किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना सब लोग। कॉस्ट ऑफ प्योर घी की कॉस्ट दी हुई है 114 रुपए पर केजी। इसको मिलाया गया है वेजिटेबल ऑयल के साथ जिसकी कॉस्ट दी है 57 पर केजी, और मिक्सचर को 96 पर केजी में बेचने पर 60% का प्रॉफिट होता है। अब एक चीज सब लोग ध्यान से समझना कि यहां पर हम लोगों का ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन का है, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, तीसरे को मिक्स करके बेचा जा रहा है। लेकिन वैल्यू कैसे पुट करनी है ये सब लोग ध्यान से देखना। ये जो 60% का प्रॉफिट हुआ है 96 में बेचने पे, याद रखना मिक्सचर एलिगेशन में ना कभी हम सेंटर में प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं ना लॉस को। तो अगर 60% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब का सामान अगर सीपी हमारा 100 था, तो 60% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब हमने सामान को बेचा कितने में होगा 160 में बेचा होगा। एसपी अगर सीपी अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 160 होगा, उसने लिखा है 60% का प्रॉफिट है। तो अगर मैं इनको छोटा कर दूं तो इसका मतलब है कि मेरा 10 रुपए का सामान कितने में बेचा है मैंने 16 में। लेकिन क्वेश्चन में ये चीज हमें गिवन है कि सामान को हमने कितने में बेचा है 96 में। तो 16 की वैल्यू अगर 96 है तो 16 के टेबल में 96 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो यहां भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 60 है। याद रखना इस चीज में कंफ्यूज मत होना, 96 मत ले लेना, गलत हो जाएगा आंसर। हमेशा जो सेंटर में आता है वो कॉस्ट प्राइस आता है, उसमें ना प्रॉफिट इंक्लूड होता है ना लॉस। अब वैल्यू को पुट करते हैं। तो पहला सामान हमारा कितने का था 114 का, दूसरा कितने का है 57 का, और दोनों को मिक्स करके हमने बेचा कितने में है भाई, एक्चुअल कॉस्ट क्या है 60। यहां से रेशियो आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 रेशियो और 40 और 14 54, 3 रेशियो 54 आ गया। और अगर इसकी कटिंग कर देते हैं तो रेशियो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 रेशियो
इसी के बारे में आपसे पूछा गया था, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1:80। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि गलती से जनता सेंटर वाली वैल्यू 96 ले लेती है। तो हमेशा याद रखना, सेंटर पे ना कभी प्रॉफिट इंक्लूड होगा ना लॉस इंक्लूड होगा। जो कॉस्ट प्राइस होता है एक्चुअल मिक्सचर का, वो हम सेंटर पे लाते हैं। और वो कैसे निकलेगा वाले मेथड से निकल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में याद रखना एक चीज सब लोग सही कर लेना, ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, 27/23 इस तरीके से। उसी तरीके से ये है 21/7/23, ये वैल्यू है 23/30, और ये वैल्यू है 21/23/30। मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, लिखने में थोड़ा सा स्लाइड में दिक्कत हुई है वैसे। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए कैन कंप्लीट वर्क इन 17 डेज, बी इन 30 डेज। ठीक है, दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट का मतलब है पहले ए कर रहा है फिर बी कर रहा है, इस तरीके से। लेकिन इसने दे दिया है स्टार्टिंग विद बी, इसका मतलब पहले बी करेगा अगले दिन ए करेगा। उसने पूछा इस तरीके से अगर काम होता है तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो पहले तो डाटा लिख लो कि ए हमारा काम को करता है कितने दिनों में करता है भाई, ए 17 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है, तो बी हमारा लेता है 30 दिन। तो सबसे पहले एक कॉमन टर्म ढूंढी जाती है। टाइम एंड वर्क को क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि एलसीएम लिया जाता है, कॉमन टर्म ली जाती है। अब अगर आप देखो तो 17 और 30 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर कभी ऐसे नंबर मिलते हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं होता, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही टर्म कॉमन टर्म बनेगी। तो यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना आ जाना चाहिए, 510। मतलब कि जो हमने टोटल वर्क अपनी तरफ से एज्यूम करना है, वो वैल्यू क्या एज्यूम करनी है, 510। अब 510 हमारा टोटल वर्क है, कितने दिन लगे हैं, 17 दिन। तो एक दिन में कितना करता होगा, तो हमारे पास यहां से एफिशिएंसी आ जाएगी इसकी। ये एक दिन में करता है 30 यूनिट, ये एक दिन में करता है 17 यूनिट। अब मुझे बताओ ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे। अच्छा, मिलकर तो कर ही नहीं रहे, ये तो अल्टरनेट काम हो रहा है। तो ध्यान से समझना, इस पार्ट को ध्यान से समझना। ऑल्टरनेट काम हो रहा है, तो पहले एक दिन बी ने किया है, अगले दिन ए ने किया है। तो इस चीज को अगर मैं समझता हूं तो पहले दिन बी ने कितना काम किया होगा, 17 यूनिट। ए ने कितना किया होगा, 30 यूनिट। अब काम इसी तरीके से चल रहा है, मतलब साइक्लिसिटी जो बन रही है वो 2 दिन की बन रही है। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो 2 दिन में हमारा काम कितना हुआ है, तो 17 और 30 कितना हो गया, 47। 2 दिन में कितना काम हुआ है, 47 यूनिट। हमें करना कितना है, 510। अच्छा, 47 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हमारे पास 470 आ जाएगा। अब 470 में 47 ऐड करूंगा तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे नंबर पे लेकर जाना है जो 510 से थोड़ा सा कम होता है। मैं इसको 470 पे ही लेकर चले जाऊं, तो 470 पे जाने के लिए कितने टाइम्स किया है, 10 टाइम्स। तो यहां भी 10 टाइम्स कर दो इसको, तो ये चीज कितनी हो जाएगी, 20 डेज हो गया। इसका मतलब है 20 दिन में हमारा कितना काम हुआ है, 470 यूनिट। अब ध्यान से समझते रहना, अगले दिन काम कौन करेगा। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें समझना। अभी तक मैंने क्या किया, एफिशिएंसीज निकाल ली थी ए और बी की।
पहले दिन बी ने किया है तो 17, दूसरे दिन ए ने किया है 30, 2 दिन में 47 यूनिट हो रहा था, हमें 510 करना था, लेकिन 47 के टेबल में 510 नहीं आएगा, तो हमने 470 तक कर लिया। तो 470 तक पहुंचने में यहाँ 10 टाइम्स किया, यहाँ भी 10 टाइम्स किया, 20 दिन में 470 यूनिट हो गया। अब 21st डे काम कौन कर रहा है? तो भाई अब फिर से बी स्टार्ट करेगा, और बी 21st डे में फिर से कितना काम करेगा? 17 यूनिट। तो यहां से 17 ऐड हो जाएंगे, तो 487 यूनिट हो गया। तो 487 यूनिट हो चुका है। अब रिमेनिंग वर्क कितना है? तो 13 और 10, ध्यान से देखना, 510 में से 487 माइनस करता हूं तो हमारे पास 23 यूनिट का काम बचे। अब लेकिन अगले दिन ए कितना करता है? 30। तो इसका आंसर लिखना कैसे है? सब लोग ध्यान से देखो, इसका आंसर कैसे आएगा? पूरे कितने दिन हो गए हैं? 21 डेज पूरे हो गए। अच्छा, बी ए हमारा कितना करता है? 30, तो वो 30 नीचे आएगा। और बच कितना काम गया है? तो भाई बचा कितना काम है? 23, वो ऊपर चला जाएगा। लिखने का तरीका सबको क्लियर होना चाहिए। 21 डेज हमारा सेंटर में आ गया, जो पूरे पूरे दिन है। अब हमारा रिमेनिंग वर्क कितना है? तो रिमेनिंग वर्क हमारा बचा था कितना? 23। लेकिन 23 पूरा नहीं करना है, मतलब बी ए जो है वो पूरे दिन में 30 करता है, हमें सिर्फ 23 की जरूरत है। तो टाइम जब निकालना है तो जो रिमेनिंग वर्क है वो ऊपर, जो टोटल ए करता है वो नीचे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21/23/30 डेज। इसको लिखने का तरीका है, बस ये ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को एक बार ऑप्शन वाइज देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? तो ऑप्शन भाई ये आ गया आपका डी ऑप्शन। ध्यान से समझना, पहले एफिशिएंसीज निकाल ली, टोटल वर्क लिया, एफिशिएंसी निकाल ली। 20 17 ए 30, 2 दिन में 47 यूनिट हो रहा है, तो हम 510 तक जा नहीं सकते, तो हम 470 तक गए। 470 में जाने के लिए 10 टाइम्स यहाँ है, 10 टाइम्स यहाँ कर दिया, तो 20 दिन में 470 हो गया। अब नेक्स्ट डे फिर से बी काम करेगा, तो बी कितना कर देगा भाई? इसमें एक दिन में 17 करता है, तो इसमें 17 ऐड करके बी कितना कर देगा? 487 हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? 510 में से 487 निकल गया, 23 यूनिट। ये 23 यूनिट ए को करने हैं, तो ए एक दिन में कितना करता है? 30, करने कितने हैं? 23, और 21 दिन जो पूरे हो गए वो बीच में। बस इतना सा आंसर है। उम्मीद करता हूं यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया होगा। ऑल्टरनेट वाले क्वेश्चंस लास्ट टाइम हर एक सेट में आए थे, तो बहुत ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, अट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो सब लोग। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? पहले तो मैं एक सिंगल लाइन लिख रहा हूं, उस लाइन को सब लोग एक बार ध्यान से देखना। सबसे पहले आते हैं हमारे पास टोटल वोट्स, फिर इसके बाद आते हैं कितने वोट्स कास्ट हुए हैं, फिर इसके बाद आता है वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स के बाद दो पार्ट्स में चीजें डिवाइड होती हैं। वैलिड वोट्स के बाद दो चीजें दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, एक पार्ट जाता है विनर को, एक जाता है लूजर को। अब ध्यान से समझना, अगर उसने आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोट्स दिए हैं कि विनर को कितने वोट मिले, विनर को, तो विनर की परसेंटेज आएगी। अगर वो आपको देख रहा है कि लूजर को कितने वोट मिले हैं, तो लूजर की परसेंटेज आएगी। लेकिन इन केस वो ये बताता है कि विनर इतने वोट से जीत गया है, मार्जिन दे दिया उसने, गैप दे दिया, तो याद रखना हम परसेंटेज का भी गैप लेंगे यहां पर। इस एक लाइन को अगर आप समझ लेते हो तो आपको कभी भी इलेक्शन वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा गेम ही इस पार्ट का है। टोटल वोट्स, कास्ट वोट्स, वैलिड, वैलिड के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड, विनर लूजर। विनर के वोट है तो विनर की परसेंटेज, लूजर के वोट है लूजर की परसेंटेज। अगर मार्जिन गिवन है
तो उनके बीच का गैप आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन में है 10% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड। अब ध्यान से देखना, इसने इनवैलिड वाला डाटा पहले दे दिया है और 15% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। तो जो डाटा हट रहा है उसको हटाते रहो। ध्यान से देखना, टोटल वोट्स मैंने एज्यूम कर लिए, ये वाला पार्ट अभी हटा रहा हूं सॉल्व करने के लिए। इसको नोट डाउन कर लो सब लोग बहुत ध्यान से। अब इस वाले क्वेश्चन को करने का सिंगल लाइन में आंसर कैसे आएगा वो देखो। सबसे पहले टोटल वोट्स एक्स ले लिया, टोटल वोट्स ले लिए मैंने एक्स। अब ध्यान से देखना, 15% ने वोट्स कास्ट नहीं किए। देखो 15% की वैल्यू हमारे पास होती है, 15% की वैल्यू होती है हमारे पास 3/20। इसका मतलब है कि अगर 20 लोग थे तो उसमें से 3 लोगों ने वोट्स कास्ट नहीं किए, तो किए कितने लोगों ने होंगे? तो 17/20 ने किए होंगे। ये चीज ध्यान से समझना, 15% की वैल्यू होती है 3/20, यानी टोटल 20 लोग थे तो उसमें से 3 लोगों ने वोट्स नहीं दिए। तो 20 में से कितने लोगों ने वोट्स दिए होंगे? 17 लोगों ने। अब दूसरा है 10% वोट्स इनवैलिड है। 10% की वैल्यू क्या होती है भाई हमारे पास? तो ये होती है 1/10। 1/10 का मतलब है कि 10 में से एक इंसान का वोट जो है वो इनवैलिड हो गया। तो वैलिड कितनों का हुआ होगा? तो ये हुआ होगा 9/10 का। 10 में से 9 का वैलिड हो गया। तो मैंने टोटल वोट्स ले लिए, कास्ट वाले ले लिए और उसमें से वैलिड वोट्स निकाल लिए। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि इफ द विनिंग कैंडिडेट रिसीव 58% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड वोन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 6120। देखो वोन बाय मेजॉरिटी का मतलब है वो गैप दे रहा है कि वो कितने वोट से जीत गया। मार्जिन दिया है उसने विनर और लूजर का कि वो कितने वोट से जीता है, 6120 वोट से जीता है। तो इस चीज को समझना कि अगर मार्जिन है तो मैंने आपसे कहा था कि परसेंटेज में भी मार्जिन लेना है। तो अगर मैं विनर और लूजर की बात करता हूं, उसने कहा विनर को मिले हैं 58%। विनर अगर 58% लेकर गया है तो लूजर कितने लेकर गया होगा? तो लूजर लेकर गया होगा 42%। और इनके बीच का गैप कितने का आ रहा है? तो अगर इनका गैप निकालोगे तो 16% का आ रहा है। यानी जो ये 6120 हमें गिवन है ये 16% की वैल्यू है। मतलब ये वैलिड वोट्स हैं। इस वैलिड वोट्स का अगर मैं 16% निकालता हूं, उसकी वैल्यू इन्होंने मुझे दी हुई है कितनी? 6120। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व ध्यान से देखना सब लोग। 9 के टेबल में अगर मैं कट करता हूं तो 9 5 6 54 पे ये गया, 9 9 6 54, 9 8 72 0 पे ये चला गया, 680 पे कट गया। अब 17 के टेबल में 68 आ जाता है हमारा, कितने पे आ जाता है? 40 टाइम्स ये भी कट गया। अब 4 के टेबल में अगर आप देखो तो 4 4 16 होता है और 4 इसको 10 पे कट कर देगा। और यहां से अगर मैं देखूं तो 4 इसको कट कर देगा 5 पे। तो अब मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो 1000 और 5 5000 ये हो गया और एक 10 और है, 50,000 आपका आंसर। याद रखना सिंगल लाइन में, एक ही लाइन में सिर्फ कटिंग करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। करने का तरीका जो मैंने पैटर्न लिखा है बस उसको फॉलो करो। सबसे पहले टोटल वोट्स, फिर कितने कास्ट किए गए हैं, उसमें से वैलिड कितने हैं, और अगर वो मार्जिन दे रहा है तो विनर और लूजर का परसेंटेज का गैप लिखना है। तो विनर 58%, लूजर 42, गैप 16%। तो इसका 16% निकाल लिया, उसकी वैल्यू गिवन थी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की आपके पास वैल्यू आ जाएगी और वही हमारे पास क्या है?
टोटल नंबर ऑफ। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी 50,000। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ। हर बार एग्जाम्स में, चाहे सेंट्रल के चाहे स्टेट के, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 80,000 दिया हुआ है। ठीक है, डिस्काउंट दिया हुआ है 40% का, प्रॉफिट दिया हुआ है 12.5% का। आपसे पूछा है मार्क्ड प्राइस निकालो। अच्छा, एक चीज जो जो स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, मैंने भी रेगुलरली क्लास में ये चीज बताई है कि मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, और फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला क्या है? MP अपॉन CP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो फॉर्मूला है जो मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन स्टैब्लिश करता है। और ये मुझे कैसे पता लगा? तो भाई डाटा आपके सामने गिवन है, आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज भी गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है, और कॉस्ट प्राइस भी गिवन है। निकालना क्या है? मार्क्ड प्राइस। अगर मैं यहां वैल्यू पुट करता हूं, तो मार्क्ड प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है? 80,000 इज इक्वल टू, अच्छा प्रॉफिट कितने का है? तो प्रॉफिट है 12.5% का। तो 12.5% मतलब 100 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा? 112.5 अपॉन, और उधर डिस्काउंट कितने का है? 40% का। 40% मतलब 100 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, मार्क्ड प्राइस आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो आप हार्डली 10-15 सेकंड्स में इसको निकाल सकते हैं। अब यहां से मार्क्ड प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। तो 112.5 इंटू 80,000 अपॉन 60। पॉइंट हटाओगे नीचे 10 लग जाएगा। ये दो जीरो से ये दोनों जीरो कट गए। फिर 6 की 2 के टेबल में ये 3 पे कट जाएगा, 2 के टेबल में ये 400 पे कटेगा, और 3 के टेबल में 3 3 9, 3 7 21, 3 5 15। 375 इंटू 400, अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो मार्क्ड प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.5 लाख रुपए हमारी मार्क्ड प्राइस आ जाएगी। तो याद रखना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ये फॉर्मूला बहुत कॉमन फॉर्मूला है प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलमोस्ट। बाकी कोई भी मैं फॉर्मूला यूज नहीं करवाता हूँ, लेकिन ये फॉर्मूला ऐसा है जो डायरेक्ट एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है मार्क्ड प्राइस और कॉस्ट प्राइस, और इस पे हर बार क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इसीलिए ध्यान से इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है पार्टनरशिप का, और पार्टनरशिप के केस में आप लोगों को पता होगा कि पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, और वो फॉर्मूला क्या है कि प्रॉफिट हमारा किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम पर। प्रॉफिट किस पे डिपेंड करेगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम पर। अब एक चीज आप लोग देखो कि उसने लिखा है अंजलि एंड मीनल इन्वेस्टेड 33,200 इन अ बिजनेस, एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,600। देखो मेरे पास टोटल प्रॉफिट गिवन दिया हुआ है, ऑफ विच अंजलि's शेयर वाज 14,000। अब एक चीज नोट करो, टोटल प्रॉफिट है 5,600 का, उसमें अंजलि को कितना मिल रहा है? 1,400। तो पहले तो यही निकाल लो कि टोटल प्रॉफिट है 5,600 का, टोटल प्रॉफिट है 5,600 का, और उसमें से अंजलि को कितना मिल रहा है? 1,400। तो अगर 5,600 में से 1,400 अंजलि ले गई, तो मीनल कितना लेकर जाएगी?
तो माइनस करके इनको देख लो, 4200 ले जाएगी मीनल, बस खत्म है काम। अब यहां से दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। देखो प्रॉफिट का रेशियो जो है इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 1 इंटू टाइम 1 अपॉन इन्वेस्टमेंट 2 इंटू टाइम 2। अगर मैं यहां पर प्रॉफिट की रेशियो देखूं तो भाई प्रॉफिट ऊपर कौन है पहले, मीनल की, अंजलि और मीनल। अंजलि का प्रॉफिट कितना था भाई 1400, मीनल का कितना था 4200 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट की रेशियो हमें पता नहीं है, और दोनों ने कितने टाइम के लिए लगाया, एक एक साल के लिए, तो एक एक साल के लिए लगाया तो इसको ऐसे ही रहने दो। तो यहां से इन्वेस्टमेंट की जो रेशियो बनेगी 1/3 बन जाएगी। ये तो सीधा सीधा खत्म हो गया, ये तो क्वेश्चन बचा ही नहीं। इधर ध्यान से देखो, इन्वेस्टमेंट की रेशियो आ गई, यानी अंजलि और मीनल के इन्वेस्टमेंट की जो रेशियो आई है वो कितना आ गई 1/3। इस चीज का मतलब है कि अंजलि ने 1 रुपए लगाए हैं तो मीनल ने कितने लगाए, 3। अच्छा दोनों ने मिलकर कितने लगाए होंगे, 4 लगाए होंगे। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इस 4 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है मुझे कितनी, इस 4 की वैल्यू दी हुई है 33,200, 33,200। तो कितने टाइम्स जाएगा, तो 4 के टेबल में 33,200 निकालना है। 4 8 32, 4 3 12, 8300 टाइम्स चला गया। आपसे पूछा है मीनल का इन्वेस्टमेंट बता दो, तो भाई मीनल का इन्वेस्टमेंट कितना था, 3 था, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 8300 से, तो मीनल का शेयर कितना हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना है 8300 से, तो यहां से ये चीज वैल्यू कितनी आ जाएगी 24,900, ये आपका आंसर आ जाएगा। और 24,900 ऑप्शन बी में था हमारा। कुछ नहीं करना है, पूरे चैप्टर में एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे। अगर रेशियो में बात चल रही है तो प्रॉफिट 1/प्रॉफिट 2 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 1/इन्वेस्टमेंट 2 टाइम 1/टाइम 2। एक एक साल के लिए था तो ये नहीं भी लिखते तो भी चल जाता। तो ठीक है, यहां से टोटल प्रॉफिट हो रहा था 5600 का, जिसमें से अंजलि को 1400 मिले थे, तो मीनल का मैंने निकाल लिया 4200, यहां पर रेशियो में पुट कर दिया, तो जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो आई है वो 1:3 आई है। इसका मतलब 1 रुपए अंजलि ने तो 3 रुपए मीनल ने, टोटल कितने लगा दिए हैं 4। 4 की वैल्यू दी हुई थी 32,200, 33,200, 8300 टाइम्स है, तो जिसका पूछा है उसको 8300 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा एवरेज का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एवरेज एज ऑफ 3 एम्प्लॉइज इज 35 ईयर्स। सबसे पहली चीज तो ये समझनी जरूरी है कि एवरेज का एक तो फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा एवरेज का एक मीनिंग होती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो वैल्यू सभी के पास होती है वही चीज क्या होती है, एवरेज होती है। तो अगर एवरेज 35 दिया है तो इसका मतलब है कि अगर मैं ए बी सी ले लेता हूं तो मैं मान सकता हूं ये तीनों 35 35 35 के, एवरेज के हिसाब से मैं अपनी तरफ से ये मान सकता हूं कि ये तीनों कितने के हैं 35 35 35 के। तो इनका अगर मैं टोटल करूं तो टोटल कितना बन जाएगा 35 इंटू 3 बनेगा, 35 इंटू 3 ये टोटल बन जाएगा। लेकिन इनका रेशियो दिया हुआ है हमारे पास कितना, हमारे पास रेशियो गिवन है इनका 3 5 और 7, 3 5 और 7। अच्छा यहां जो टोटल बन रहा है ये टोटल हमारा बन रहा है कितना, 7 3 10 5 15, 3 5 7 है, 8 7 15, हाँ ठीक है 15 का बन रहा है। लेकिन हमारी वैल्यू कितनी दी हुई है, 15 की वैल्यू दी हुई है, इसको थोड़ा सा पीछे करके लिखता हूं, थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी।
अगर मैं ABC 15, इसको समझने में आसानी होगी, थोड़ा सा पीछे करके लिखता हूँ। इसका रेशियो दिया हुआ था 3:5:7। यहाँ टोटल कितना बन रहा है? 7 5 12 और 3 15। लेकिन 15 की टोटल वैल्यू हमें गिवन कितनी है? 35 इंटू 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 35 इंटू 3 अपॉन 15। तो 3 इसको कट कर देगा 5 पे, और 5 इसको कट कर देगा 7 पे। तो ये 1 यूनिट अगर 7 टाइम्स के बराबर है, आपसे पूछा है यंगेस्ट एम्प्लॉय कितने का होगा। तो यंगेस्ट एम्प्लॉय मतलब सबसे छोटे वाला, इसको भी 7 टाइम्स कर दो, कितने साल का आ जाएगा? 21 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट था, और साथ साथ एवरेज उसने मिक्स किया हुआ था। एवरेज होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज 35 थी, मतलब सभी 35 के हैं, तो उनका टोटल कितना बनना चाहिए था? 35 इंटू 3। अब मैंने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि बाद में कटिंग वगैरह हो जाती है, तो वो मेरे लिए ज्यादा इजी है। तो यहाँ पर रेशियो गिवन थी 3 5 और 7, टोटल बन रहा है 15, लेकिन 15 की वैल्यू गिवन है 35 इंटू 3। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? तो 1 यूनिट 7 के बराबर हो गया, और 1 यूनिट 7 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 21 के बराबर हो जाएगा। सिंपल सा ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं। आपका अगर बेसिक स्ट्रांग है तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसमें कौन सी वैल्यू कहां पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 8 मेन और 24 वुमेन। अब ध्यान से देखना, जिसने तो रेगुलर क्लासेस लगाई हैं वो चीजें पकड़ सकता है। यहां ध्यान से देख रहे हो, और वाला डाटा है, और दूसरा यहां पर एंड वाला डाटा है। तो और एंड का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो टाइम एंड वर्क में मैंने ये फॉर्मूला करवाया है सभी को कि टी एंड हमारे पास क्या होता है? टी एंड का फॉर्मूला होता है टी और अपॉन एम एंड अपॉन एम और प्लस डब्ल्यू एंड अपॉन डब्ल्यू और। हमेशा याद रखना, एंड वाली टर्म्स ऊपर रहती हैं और वाली टर्म्स नीचे रहती हैं। ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगता है जब एंड और का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अब जरा वैल्यू ही पुट करनी है। अब रह कुछ नहीं गया, बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। पुटिंग कैसे करेंगे? और वाले में मेन कितने हैं? 8। तो पहले तो मैं लिखकर एक डाटा दे देता हूं। और वाले में हमारे पास मेन कितने आ गए? अच्छा, वुमेन कितनी है? 24। वुमेन आ गई 24। ठीक है, और कितने दिन में कर रहे हैं? 30 डेज में। तो और वाले का टाइम आ गया 30। उसके साथ साथ एंड वाले में मेन कितने हैं? 12। यहाँ 12 आ गए। वुमेन कितनी है? 24। यहाँ 24। बस एंड वाले का टाइम निकालना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें लिखा है 3 सच हाउसेस। 3 सच हाउसेस हैं, 3 हाउस हैं। ये जो डाटा है ये एक हाउस का दिया हुआ है, तो जो हम आंसर निकालेंगे ये एक हाउस का आएगा। अब ध्यान से देखो, पहले मैं इसी को कैलकुलेट कर लेता हूं। 30 अपॉन 12/8 कटिंग करके ये कितना बन जाएगा मेरे पास? 3/2 प्लस 24 पूरा पूरा कट गया, 1/1। तो अगर ये सॉल्व करता हूं, ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 30 अपॉन एलसीएम यहां पर 2 आ जाएगा, 3 प्लस 2। ये 2 चला गया 30 के पास, तो 30 इंटू 2 अपॉन 5, और 5 इसको कट कर देगा 6 पे। तो यहां से 12 दिन आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, गलती से आंसर टिक मत करके आ जाना, अभी आया नहीं है।
ये 12 दिन जो है वो एक हाउस का है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, 3 सच हाउसेस। गलती से स्किप मत कर देना। अरे ये देखो 12 भी है ऑप्शन में, गलती से टिक मत करके आ जाना। तो अगर 3 सच हाउसेस हैं, एक हाउस को पेंट करने में 12 दिन लगते हैं, तो 3 हाउस को पेंट करने में टोटल कितने दिन लग जाएंगे, 36 डेज लगेंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये 3 हाउसेस का है, इसका ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कितना चीज, मतलब वो भी सोच के बैठे हैं कि बंदा कहां गलती कर सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना। आंसर क्या हो जाएगा, 36 डेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का है। सुधा की एक्सपेंडिचर 150% ज्यादा है सेविंग से। तो भाई 150% को पहले तो ना, कभी भी बड़ी वैल्यूज के परसेंटेज को ऐसे मत रखा करो, फ्रैक्शन में लिख लिया करो, आसान हो जाएगा। 150% को मैं लिख सकता हूँ 150/100, और 50 के टेबल में अगर कट कर दूंगा तो ये 3/2 बनता है। तो 150% की वैल्यू क्या हो जाती है, 3/2। अब वो कह रहा है कि सुधा का जो एक्सपेंडिचर है वो 150% ज्यादा है, मोर लिखा है, इस चीज का ध्यान रखना, मोर देन हर सेविंग। देखो ये चीज जो आई है ये तो रेशियो है, तो रेशियो का मतलब अगर मैं इसको कोई भी वैल्यू बना दूं, लेकिन मैं रेशियो सेम रखूंगा 3:2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूं कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है सेविंग से, मतलब अगर 2 रुपए की सेविंग होगी तो वो 3 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितने का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। इस चीज को समझना, वो 3 रुपए एक्सपेंडिचर नहीं है, वो 3 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है सेविंग से, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 5 का। ये जो सारा डाटा है ये रेशियो में चल रहा है। अब मैं इस डाटा को अगर मैं कंपाइल करके इजी बनाना चाहूं, तो एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड करके मेरे पास क्या बन जाती है, इनकम बन जाती है। यही है सारा डाटा। अब इसमें ध्यान से देखो, मैं 523 की लेने की जगह मैं क्या ले रहा हूं कि एक्सपेंडिचर जैसे 5 है, तो मैं इसको मान लेता हूं 500। कैलकुलेशन आसान होगा और कोई रीजन नहीं है, नहीं तो आप अगर छोटी वैल्यू पे भी चल सकते हो, छोटी वैल्यू पे चले जाओ। तो एक्सपेंडिचर आ गया 500, सेविंग कितनी है, 2 है, तो ये 200 हो गई। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। यहां तक का डाटा क्लियर है। अब वो कह रहा है कि एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस बाय 3%, एक्सपेंडिचर 3% कम हो गया। तो भाई एक्सपेंडिचर पहले 500 था, कितना कम हो गया, 3%। अगर मैं इसका निकालता हूं, 3% कम हो रहा है, तो इसका 1% होता है 5, 3% कितना हो जाएगा, 15 रुपए कम हो गया एक्सपेंडिचर। 3% निकाल लिया तो 3% 500 का कितना हो गया, 15 रुपए हो गया। तो कैलकुलेशन आसान हो गई, इसलिए मैंने 100 के टर्म्स में रखा था, अदरवाइज और कोई रीजन नहीं था। अच्छा, एक्सपेंडिचर 15 कम हो गया। अब वो लिख रहा है कि सेविंग इंक्रीज हो रही है कितनी, 11% से। तो इसको अगर मैं 11% बढ़ाता हूं, तो 11% हमारा इसका कितना हो जाएगा, तो 22 रुपए हो जाएगा। 11% कितना होगा, 22। तो ओवरऑल अगर चेंज देखोगे, तो ओवरऑल चेंज 22 में से 15 माइनस किया, कितना बच गया, 7 बच गया। यानी जो इनकम में इंक्रीज हो रहा है कितने का हो रहा है, 7 का। तो बस यहां से निकाल लो कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। तो परसेंट इंक्रीज इन इनकम। अब ध्यान से देखो निकालना कैसे है, इंक्रीज कितने का हुआ, 7 का, कितने पे हुआ, 700 पे, इंटू 100। 20 से 20 और ये दोनों खत्म। 1% उसका जो इनकम होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन वाइज डी ऑप्शन करेक्ट। कुछ नहीं करना था, मैंने बस रेशियो को एक नंबर ले लिया, ऐसे नंबर्स लिए जिन पे परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान होता है। 100 के टर्म्स में सबसे इजी होता है परसेंटेज को कैलकुलेट करना, इसलिए मैंने 100 के टर्म्स में रखा था। उनकी परसेंटेज वाइज जैसा डायरेक्शन उसने दी थी मैंने क्वेश्चन के हिसाब से पुट कर दिया।
ओवरऑल 7 एक्स्ट्रा आ रहा था मेरे पास प्लस का, मतलब इनकम जो है वो 7 बढ़ गई है। कितने पे बढ़ रही है? 700 पे इंटू 100, 1% का इंक्रीज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बाय अ वुडन टेबल फॉर 4500। देखो कॉस्ट प्राइस गिवन दे दिया है 4500, मार्क्स इट अप बाय 20%, 20% रेट बढ़ा भी दिया। इफ ही अलाउड 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना है। देखो सिंगल लाइन में इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो? तो साथ साथ परसेंटेज लग रही है, सक्सेसिव वाला कॉन्सेप्ट लग सकता है। तो सीपी क्या था? 45%, 4500। अब वो कह रहा है कि 20% इंक्रीज हो गया। तो पहले तो अगर मैं सिंगल लाइन में देखूं, 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5, यानी 5 का सामान था तो 1 रुपए इंक्रीज कर गया। तो अब सामान कितने का हो गया? 6/5 का। तो ये चीज क्या हुई है? 20% इंक्रीज कर गया। अब उसने लिखा है डिस्काउंट भी दे रहा है 10% का, तो 10% की वैल्यू क्या होती है? 10% हमारा हो जाएगा 1/10, यानी 10 के सामान पे 1 रुपए कम कर दिया। तो अब वो बेच कितने में रहा होगा? भाई बेच रहा है 9/10 में। तो सारा गेम बस इतना सा है, इस एक लाइन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मैंने 4500 में खरीदा, पहले रेट बढ़ाया 20% तो 6/5, फिर 10% डिस्काउंट दिया है तो 9/10। अब देख लो मैंने सामान कितने में बेचा होगा। तो 0 से एक 0 कट गया, 5 9 45, 90 पे ये कट गया, और 9981 को 6 से कर दोगे तो 6 और 6 8 48, 4860 आपका आंसर। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन हाँ कोर कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो इस क्वेश्चन को आप सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी कर सकते थे। अदरवाइज अलग अलग रेट निकाल के भी कर सकते हो कि 4500 पे पहले 20% बढ़ा दो, फिर उसमें से 10% कम कर दो। तो उतना जाने से अच्छा है कि एक सिंगल लाइन लिखो, सिंगल लाइन में उसको सॉल्व कर दो। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने खुद भी ट्राई किए होंगे, और याद से इन क्वेश्चंस को हाथ से ट्राई करने के बाद इनके सॉल्यूशंस चेक कर लेना। इसी तरीके से और भी बाकी क्वेश्चंस के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके।